चलिए आज हम लोग गॉस लॉ के ही एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने गॉस लॉ में वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये कैलकुलेट किया था। उसके बाद इनफाइनाइट सीट्स, अगर 8 से ज्यादा सीट्स हो तो भी हमने कैसे काम करते हैं ये सीखा था। अब अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है तो उसकी वजह से कहीं पर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म ऐसे कर लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कर देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो बच्चों हाँ, 3 वर्ड आते हैं। मैंने मैकेनिक्स में भी जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था तब भी बताया था, फिर बता देता हूं। एक होता है स्फेरिकल सेल, दूसरा होता है हॉलो स्फीयर और तीसरा होता है स्फीयर। नॉर्मली स्फीयर या सॉलिड स्फीयर एक ही बात है, तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि सबसे नीचे वाले को अगर हम बात करें तो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का मतलब जो अंदर से पूरा सॉलिड हो, जाहिर सी बात। हॉलो स्फीयर नारियल की तरह समझ लीजिए, मतलब अंदर से खोखला तो है लेकिन 2 लेयर होंगे, 2 रेडियाई होंगे, मतलब थिकनेस कुछ होगी ठीक ठाक, तो 2 रेडियाई लेने पड़ेंगे। और स्फेरिकल सेल का मतलब बच्चों की पतली सी प्लास्टिक की बॉल समझ लीजिए या बलून समझिए, मतलब अंदर से खोखला ये भी है लेकिन इसमें रेडियस इफेक्टिवली 80 लेंगे क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल ज्यादा बेहतर शब्द है जीरो कहने के बजाय। तो अगर स्फेरिकल सेल कह रहे हैं तो इसका मतलब है खोखला गोला, हॉलो स्फीयर जिसकी थिकनेस टेंडिंग टू ऑलमोस्ट जीरो है, तो इफेक्टिवली जीरो है, तो हम स्फेरिकल सेल पे काम करेंगे। तो आपके पास एक मेटेलिक मतलब एक कंडक्टर है, स्फेरिकल सेल बना है और उस पे चार्ज कुछ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसकी वजह से डिफरेंट जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। डिफरेंट जगहों पर मतलब कोई पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट उस स्फेरिकल सेल से बाहर भी हो सकता है, उस स्फेरिकल सेल की बाउंड्री पे भी हो सकता है और स्फेरिकल सेल के अंदर भी हो सकता है। तो हम 3 केस बना के इस पे बातचीत करेंगे। तो बाहर वाले में तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से सीधे ही हो जाना है। पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लेट अस कंसीडर, यार ये तो परेशान कर रहा है, नीचे लिख लेता हूँ भाई। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल with radius r and charge +2 मान लेते हैं। +2 मानना जरूरी नहीं है, माइनस भी मान सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन तो एक ही जैसा होगा तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। और हम मान लेते हैं कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस पर। कंडक्टिंग बॉडी होगी तो ऐसा होगा,
नॉन कंडक्टिंग हो गई तब दिक्कत है। सपोज दिस चार्ज be uniformly distributed. Uniformly distributed on the surface. ठीक हो गया। हमें करना क्या है अब वो लिख लेते हैं। We have to evaluate electric field intensity at a point due to this charge distribution. ये हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो भाई ठीक है, तो ट्रेस फर्स्ट कर लेते हैं। पहला हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बाहर है, तो तब क्या होगा। तो मेरे पास ये स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस r है और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पर निकालना है, ये दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। तो प्लीज P को O से P तक की दूरी का ही एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए। ये उतना अच्छा नहीं बना, कंसेप्चुअली सोचिएगा। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो लिखिएगा इफ टेस्ट पॉइंट P, जिस पे टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर पॉइंट P बाहर है तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए कैपिटल R जो है स्फेरिकल सेल का अपना रेडियस है और स्मॉल r जो है इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से पॉइंट P की दूरी है। तो देखिए वी ड्रॉ और गॉसियन स्फीयर काल्पनिक मतलब ऑफ रेडियस r, r मतलब OP equal to r, where O is the center of a spherical cell. तो स्फेरिकल सेल का जो सेंटर है उसको O मान लें, तो OP रेडियस का हमने मान लिया। तो आउटवर्ड फ्लक्स निकालना अब आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैच मान लेता हूँ जो OP की डायरेक्शन में ही है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इधर को DS सरफेस भी इधर ही को आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को, तो लेना ही ऐसे। तो जो OP है उसी डायरेक्शन में पैच ले लिया थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें एक ही जैसी हैं। सो हियर E वेक्टर इज पैरेलल टू DS वेक्टर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तो वो E डॉट DS
तो ADS हो जाएगा, क्रॉस 0 हो जाएगा, तो ये तो बाहर हो जाएगा, खाली DS हुआ। गॉसियन सरफेस का रेडियस लेते हैं ना, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि कौन सा रेडियस लिया जाए, तो कौन सा लेंगे? तो मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है। सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस से बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है हम ये कैलकुलेट करते हैं। गॉसियन सरफेस, कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है हमेशा। तो ये हो जाए E इंटू 4πr²। कार्तिकेय समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर हम अब गॉस लॉ लगा दें, तो जो हमारे पास फाइव था वो अंदर Q चार्ज था, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 1ε0 है, और आप इसे कह रहे हैं कि E इंटू 4πr² है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। आप कहेंगे साहब इसमें क्या नया फॉर्मूला है? ऐसा तो पहले भी आया था, जब एक पॉइंट चार्ज Q है तो उससे R दूरी पर निकालो कहा गया था, तो ऐसा ही आया था या हाँ। नहीं? तो ये यस। स्पेरिकल सेल की वजह से भी ऐसा आया, तो हम कहेंगे कि हाँ, स्पेरिकल सेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही आता है कि मानो ये पूरा चार्ज एक पॉइंट O पर सेंटर्ड होगा। हम माने अगर ऐसा, तो लिख लेते हैं इस बात को भी। This result is similar to electric field due to a point charge. So when the test point P is outside a spherical cell, outside the spherical cell, जब भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to spherical charge distribution, spherical charge distribution is just as due to point charge. जिस तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वैसा ही यहाँ भी। क्लियर हो गया होगा? यस। चलिए ठीक है, हम केस अटेंड करते हैं। अगर जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल की सरफेस पर ही हो, तो इफ
point P is on the surface of spherical cell. अगर ऐसा हो तो सोचिए। सर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप बाउंड्री को गॉसियन सरफेस मान सकते हैं ना। तो ds और e तो सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे। In this situation, boundary of a spherical cell is Gaussian surface. So here small r equal to capital R. यही हो जाएगा। यस हाँ, बाकी कहानी सेम है, चार्ज उसमें इतना ही होना है ट्रू विथ सेम आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा लिख देता हूं मैं, बस हो गया। फाइव एक तरफ e इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा और एक तरफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो e इक्वल टू वही आ जाना है, बस q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अब ये कांस्टेंट है, क्योंकि q भी फिक्स है, r भी फिक्स है ना। ये आ जाना कांस्टेंट लिखने की वजह है कि ये सारा डेरिवेशन नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल में दोबारा आएंगी चीजें एक नए तरीके से। अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस कर रहे हैं, पोटेंशियल पे तो बात ही नहीं हुई है, अभी डिफाइन ही नहीं हुआ है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात हुई। ठीक है। केस थर्ड, अगर पॉइंट पी अंदर है, इफ पॉइंट पी इज विद इन द स्फेरिकल सेल, within the spherical cell. अब देखिए प्लीज, ये आपके पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इसके अंदर कहीं पॉइंट पी है। तो आपने पॉइंट पी तक की दूरी जो है कैपिटल आर इस बार जो है स्मॉल आर से छोटा हो जाएगा। नहीं, कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये अंदर वाला है, पॉइंट पी इसी पर है और बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है +2। पी अंदर है तो ओपी को रेडियस मानते हुए आपने गॉसियन स्फीयर बना तो दिया कंसेंट्रिक, लेकिन उस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब चार्ज ही नहीं होगा गॉसियन सरफेस के अंदर तो फ्लक्स कहां से निकलेगा? तो वो तो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? यस सर इफ पॉइंट P is within the spherical cell, there will be no charge within
the concentric Gaussian sphere. So phi equal to charge within Gaussian surface अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मैं जानबूझ के उसको ऐसा लिख रहा हूँ तो वो जीरो हो रहा है। आप क्यू अपॉन लिख दोगे तो फिर कहोगे क्यू जीरो कैसे हुआ, कंफ्यूज हो सकते हैं ना। क्यू तो बाहर सरफेस पर है। क्लियर है? यस सर। सो एक तरफ तो फाइव जो आएगा ये तो ठीक है, e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो e इक्वल टू 0। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। माइकल फैराडे, मतलब आप सोचिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे इतना काम किया है शुरुआत में, तो जब ये रिजल्ट थ्योरेटिकली आया तो उस आदमी को इतना भरोसा था कि उसने एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर लिया, ऐसा मेटल का बनाया, उसके अंदर एक स्टूल रखा लकड़ी का, तो स्टूल के ऊपर जो बैठेगा वो तो अब टच नहीं होगा ना इसमें अंदर, यहाँ पर खुद बैठ गया वो, अपना बंद कर लिया उसने और 440 वोल्ट पूरा बाहर से लगा दिया गया। और एक आध मिनट के बाद जब वो बाहर निकला तो उसको पता ही नहीं लगा कि करंट था कुछ। उसने ये टेस्ट साबित किया लैब में सबके सामने कि ये कहानी नहीं है बल्कि एक्चुअल में ऐसा होगा। उसके लैब के बाकी साथियों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं किसी जानवर को रख देते हैं तो करंट लेगा तो वैसे भी मर जाएगा, पता लग जाएगा। उसने नहीं, तो उन्होंने कहा फिर आपकी जान बहुत कीमती है, लैब में कोई और कर्मचारी को रख देते हैं। उसने कहा नहीं, जान सबकी बराबर है। तो मुझे पूरा भरोसा है, थ्योरी ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन चीजों पर काम किया है, तो मतलब जो नेचुरली आपको होते हुए दिखती हैं उनके पीछे की साइंस समझिए और उन पर भरोसा देखिए। हमारे यहाँ जगदीश चंद्र बोस साहब के बारे में बोला जाता है ऐसा, आपने सुना होगा ऐसा उनकी कहानी, जैसे बोस। हाँ सर। तो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और अगर जहरीली चीजें उन्हें दी जाएंगी तो उन्हें भी नुकसान होता है, उनकी भी जान धीरे धीरे खत्म होती है। आज हम शहरों में पॉल्यूशन की वजह से पेड़ों को मरते हुए देखते हैं। पॉल्यूशन की वजह से अगर जीवित प्राणियों में मनुष्य मर रहे हैं तो वो भी मरते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने किस दौर में रहा, तो उन्होंने एक कहा कि ये जहर है, मैं इस पौधे को इंजेक्शन लगाता हूँ, आपके सामने थोड़ी देर में ये सूखना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये हो रहा है। पता नहीं किसी ने उनके साथ मजाक किया या क्या हुआ कि वो एक पाउडर रख दिया। अब उसको ढोल के वो लगाए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा पेड़ को, तो लोग हंसने लग गए। तो उन्होंने वो उठाया और सीधे अपने मुंह में डाल दिया। उन्होंने कहा भाई अगर पेड़ को कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर मुझे भी कुछ नहीं होगा। तब समझ में आया कि ये मतलब किसी ने शरारत की है और वो कुछ कोई मीठा ग्लूकोज पाउडर या कुछ और चीजें हैं। बहरहाल वो पेड़ को कुछ नहीं होना था। खैर उनकी रिसर्च है इस पे, तो तब मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने ये अपने सिद्धांतों पे इतना भरोसा रहा है लोगों को कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। यहाँ पर फैराडे किसी को भी बैठा के टेस्ट कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आई?
यस सर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर नोट करने लायक कुछ चीजें हैं। पहला पॉइंट ये है, मैं उसे लिखा नहीं रहा हूँ। स्पेरिकल सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बाहर भले ही कितना ही चार्ज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि जिस समय थंडरिंग होती है, तो अगर आप कार में बैठ जाए, शीशे बंद कर लें अपनी कार में, तो आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आजकल जो कार की आउटर बॉडी है उसमें करंट आ सकता है, लेकिन टायर में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सब अर्थ इन हो जाए, अर्थ पे पहुंच जाए। वो पूरी तरह इंसुलेटर नहीं होते। रबर टायर होता तो रबड़ है और रबड़ इंसुलेटर है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होती है। तो आप सुरक्षित हैं, पहला। ये पॉइंट तो मैं नहीं लिखा रहा हूं, आपको याद रखना है बस। दूसरा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक शील्डिंग आती है, इससे एक शब्द आप सीखिएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, मैं इतना ही लिखा रहा हूँ। बचाव शील्ड समझ रहे होंगे। बचाव कई बार बहुत नाजुक, बहुत सोफिस्टिकेटेड आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स होते हैं। उनको आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है, उनको नुकसान ना हो लॉन्ग टर्म में। तो आप उनकी शील्डिंग कैसे करेंगे? किसी स्पेरिकल सेल के अंदर, मेटल के स्पेरिकल सेल के अंदर रख दीजिए। ये बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक शील्डिंग पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, आपके बोर्ड परीक्षाओं में इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होती है ये सवाल आ चुका है, कई बार पूछा जाता है ये कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। अच्छा बच्चों, कई बार ऐसा होता है जो बहुत लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, ऑडियो सिग्नल हुए, जो ऑडियो सिग्नल होते हैं ये लो फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑडियो सिग्नल को भेजने वाले जो वायर्स हैं, जो इक्विपमेंट है, आप उनको बचा सकते हैं, उनको जरूरत होती है कई बार, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी और थंडरिंग का काफी बड़ा रोल है, बड़ी दिक्कत होती है। अर्थ पे लगातार बिजली गिरती रहती है चारों तरफ से, तो अर्थ में ही आ जाता है, वो बादलों के फ्रिक्शन की वजह से है, और फिर वापस अर्थ में ही आना है। अर्थ एक कैपेसिटर की तरह काम करेगी जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रूफ करेंगे इन बातों को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद रहेगा शब्द, आप पढ़ लेंगे इसको। यस सर। हाँ, तो ये शब्द तो आप खुद ही करिएगा। दूसरा, जो तीनों केस मैंने किए हैं स्फेरिकल सेल वाले, अगर उसको इस सेंस में कहा जाए, माना कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, क्या है? तो भाई इसका रेडियस अगर आर है तो चार्ज कितना होगा? भाई यूनिट एरिया पर सिग्मा है ना, यस सर। 4 पाई r² पे कितना होगा? तो क्यूटी जो ये लिखा जा सकता है या नहीं? हाँ सर। तो कभी ये डेरिवेशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, then derive the expression for electric field intensity due to spherical cell। तो अब पहले वाले में क्या था याद रखिए, जो आउटसाइड वाला था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² आ गया था, स्मॉल r², जब बाहर था स्मॉल r दूरी पर। क्योंकि जब पॉइंट बाहर होगा तो हमने कहा था स्पेरिकल सेल ऐसा बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज हो। आप अगर इस चीज को ये रख देंगे तो सिग्मा
इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपका एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। क्या इसे लिखना जरूरी है? ये सोच लीजिएगा, ठीक है ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा पहले। ऐसा भी बनाया जा सकता है ना, प्रूफ ये करो, फिर पता लगा आपने कहा नहीं साहब हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा, आपने बताया नहीं। अरे भाई बताया था, ऐसा ही तो होना है। तो आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। हाँ, क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें, ये पहला पॉइंट था आउटसाइड वाला। सरफेस पर करेंगे तो ऑन द सरफेस क्या था उसमें कुछ अंतर? स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे तो बच्चों उस समय कैपिटल लिमिट आर कितना होगा? अब जैसे यही पूछ दिया कि सरफेस पर इतना होता है, तो हम घबरा जाते हैं, यार ये नया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ा है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अंदर तो फिर जीरो ही होगा। यस विद इन द सेल ई जीरो आ जाएगा, उस वो तो वही रहेगा एक्सप्रेशन। बाकियों में आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, अगर ये पूरा सिस्टम किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा है, if this whole arrangement is kept within a medium of dielectric constant K, then तो हम फिर दोबारा इसको कर लेते हैं। फॉर आउटसाइड पी, आउटसाइड होगा तो ई कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा इसमें, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर कहते हैं इसको, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या क्यू की वैल्यू रख दो, कौन सी वैल्यू? जो राइट साइड में सबसे ऊपर लिखी हुई है, उस फॉर्मेट में बना सकते हो। तो आपने क्या सीखा कि अच्छा एप्सिलॉन नॉट इनटू के जो है एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, तो ये पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। अब के रख दोगे, सब जो एप्सिलॉन नॉट जहां था वह एप्सिलॉन नॉट इनटू के आ जाएगा बस। तो तरह तरह से आपको चीजें, सवाल बदले जा सकते हैं, माइनर चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसको अभी इतना करते हैं। हम लोग 548 और 55 पे दोबारा जुड़ते हैं, और हम दोबारा फिजिक्स ही पढ़ेंगे आज। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो तीनों केसेस ऐसे ही दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए, थैंक यू।